आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 3 एक चर का द्विघात समीकरण उसके प्रश्नावली 4 के पहले प्रश्न को आज देखेंगे। हमने क्वेश्चन 4 से स्टार्ट किए थे, केवल 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे जिसमें से क्या था ना, उल्टा दिया था। पहले हम क्या है श्रीधराचार्य सूत्र को सीखेंगे, फिर क्या है विभेदक ज्ञात करना हमारा पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो वर्ग समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। तो विभेदक कैसे ज्ञात करना है, देखो श्रीधराचार्य सूत्र को हमने 4 से मतलब प्रश्न क्रमांक 4 को हल किए। ठीक, अब इसी में देखो विभेदक ज्ञात करना किससे, विभेदक मतलब डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सुने हो ना, डिस्क्रिमिनेंट मतलब भेदभाव कर रहे हैं, विभेदक मतलब होता है अंतर, भेदभाव। विभेदक किस लिए, दो चर आएंगे, x का क्या है मूल है, ये क्या है मूल है, x का मान, x का मान को ना विभेदक में क्या करेंगे कि जो दो हल निकलते हैं x और y, वो अगर शून्य आया, विभेदक d बराबर शून्य आया, तो हम ये समझेंगे कि कहाँ पर था ये, दोनों हल क्या है बराबर होंगे। कैसे देखते थे ना, 2x निकलेगा तो दोनों हल क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे x का मान निकला, मैं पिछला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, कहीं पे x का मान 2 निकला है क्या, हाँ ये देखो, ये यहाँ जो प्रश्न है ये क्या 8वां है, ये 7वां का है। देखो इसमें x का मान ना 2/3 है, यहाँ पे 2/3 है, लेकिन ये ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक यानी असमान है। देखो ये असमान है, भले समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे x का 2 मान है। ठीक है, विभेदक में हमें यही पता चलेगा, अगर 0 है तो दोनों संख्या, देखो एक में ना 0 निकला था लास्ट प्रश्न 10वें में। ये देखो पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो x बराबर ना, देखो दोनों का मान आया था d बराबर, देखो मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ मैं, ये क्या 0 है। देखो करनी के अंदर वाली चीज़ों को क्या है विभेदक माना जाए, विभेदक माना गया है। जो करनी वाली जो फार्मूले है, देखो b² - 4ac, अगर ये 0 हो गया तो क्या है x का मान समान आएंगे। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन देखो x का मान समान आया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्योंकि 24 - 24 हो गया था, करनी के अंदर क्या 0 हो गया था, तो केवल 2 करनी 6/4 लिए थे। ठीक है, x का मान, और हम यहाँ पे ना प्लस माइनस नहीं ले पाए क्योंकि d यानी विभेदक का क्षेत्र वाला क्या है, ये विभेदक का क्षेत्र वाला 0 हो गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विभेदक में क्या है, अगर d बराबर 0 हो गए तो समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या मूल का दोनों आंसर समान प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पे हमने प्लस माइनस नहीं ले पाए, दोनों समान है। क्यों, क्योंकि ये जो करनी के अंदर है विभेदक वाला क्षेत्र 0 हो जाता है, तो इसको d से प्रेजेंट करते हैं करनी के अंदर वाली संख्या को, लेकिन इसमें करनी नहीं लेते हैं, विभेदक के लिए करनी नहीं लेते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विभेदक ज्ञात करना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन दे है, अगर देखो d इसे को बता रहा हूँ मैं, विभेदक 0 हो गया ना, 0 हो गया, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, d की वैल्यू हमारे लास्ट प्रश्न याद रखना बराबर आए थे, दोनों 2x मतलब एक ही x से समान आए, 2x है। ठीक है, हम प्लस माइनस नहीं ले पाए थे। शून्य आए मतलब देखो विभेदक क्या है, पहला तो ये क्या है श्रीधराचार्य सूत्र प्लस माइनस है, ये b² 4ac, ये x बराबर है। ठीक है, 2a, d बराबर क्या लिया जाता है, इसके लिए क्षमा करना, d बराबर ये करनी के अंदर जो है उसको ही विभेदक कहते हैं। ठीक है, ये हमें मूलों की प्रकृति में विभेद कराता है, समान है या असमान है। अगर d बराबर आया 0 तो क्या होगा, देखो लास्ट क्वेश्चन ही ऐसा ही है। ठीक है, 10वां चौथे प्रश्न का लास्ट प्रश्न
10वां 24 माइनस 24 आया था तो मैं इसको छोड़ दिया था, क्योंकि जीरो हो गया तो करनी लगा तो जीरो जीरो रहेगा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे उतार दिया था। ठीक है, इसको आपको हल करने के लिए बोला था, मैं पूरा हल करके दे दिया। जीरो हो गया, डी बराबर क्या है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये जीरो हो गए तो मूल क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक, ये पहला स्थिति। दूसरा स्थिति और बताते चल रहा हूँ। ठीक है, दूसरी स्थिति जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि हमने दो मूल प्लस माइनस लिए। तो अगर डी बराबर क्या है, यहाँ पे हल करेंगे तो डी बराबर क्या है, धनात्मक संख्या आ गया। ठीक है, जैसे 49 आता था, 81 आता था, उसका क्या लेते थे, वर्गमूल लेते थे। जैसे एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसमें है, ये देखो ये क्या है, डी वाला क्षेत्र है विभेदक। यहाँ पे ना 144 क्या है, धनात्मक में है। ठीक है, ये डी वाला क्षेत्र है, इतने अभी छोड़ दो, ये डी वाला क्षेत्र को देखो, ये वाला क्षेत्र देखो, ये सेम टू सेम है। और यहाँ पे ना ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 7वां क्वेश्चन था। देखो ये प्लस में है ना, करनी के अंदर में प्लस में है ना, तो इसका मतलब ये है, कि ये धनात्मक संख्या है। डी बराबर अगर धनात्मक संख्या आया तो उसका क्या है, दोनों मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक, काल्पनिक नहीं होंगे, वास्तविक और क्या है, असमान होंगे। क्यों, रुको, क्योंकि हम, कौन सा प्रश्न था, 8वां, ये 7वां का ना, देखो क्योंकि ना क्या है ना, धनात्मक होंगे तो प्लस माइनस लेंगे तो क्यों असमान होगा, प्लस माइनस लेंगे तो असमान होगा। ठीक है, क्या असमान, क्योंकि एक धनात्मक में रहेगा, इसका वो, हाँ ये है, ये देखो, ये इसका आगे, ये देखो, ये एक बार क्या है, प्लस लिए थे तो क्या है, 2/3 आया था। ठीक है, एक बार ऋण लिए थे तो -2/3। ये दोनों दिख रहा है समान, लेकिन ये ऋणात्मक है, इसलिए ये क्या है, असमान है। ठीक है, तो अगर धनात्मक संख्या है, 49 आया था ना, इसका डी, इसको आगे समझ जाना। ठीक है, अभी अच्छे से समझाएंगे। तीसरा कंडीशन है, अगर डी बराबर क्या है, ऋणात्मक संख्या होगा तो दोनों मूल क्या होंगे, देखो दोनों मूल एक तो काल्पनिक होंगे, और असमान होंगे, क्योंकि इसमें भी हम प्लस और माइनस को चुनेंगे। केवल अगर जीरो आ गया तब प्लस माइनस को नहीं चुनेंगे, वही बस समान होगा। ठीक है, धनात्मक संख्या आ गई, कोई भी संख्या आ रहा है तो वो असमान है, और ऋणात्मक है तो काल्पनिक है। ठीक है, धनात्मक काल्पनिक क्यों, ऋणात्मक क्योंकि अगर देखो यहीं पे देखो, ये क्या है, अगर ये 44 क्या है, 144 ऋणात्मक हो जाए तो संख्या क्या होती है, क्या होगा इसका वर्गमूल 12, तो ऋण 12 आ जाएगा ना उसका, तो ऋण होने के कारण ना इसको काल्पनिक माना गया है। ठीक है, क्योंकि संख्या क्या होती है, हमेशा धनात्मक में होती है, ऋणात्मक भी होती है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक को काल्पनिक कह दिया है। ठीक है, तो इन तीनों को ना पहले हम ना सीखेंगे, निकालना बस सीखेंगे, डी बराबर क्या निकल रहा है। उसके बाद ना हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। हमारे प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। उसमें भी हम ना पहले विभेदक ज्ञात करेंगे, फिर लास्ट में अपने लिखेंगे हिंदी में कि चूंकि डी बराबर फलाना है ढेकाना है तो इसका वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ऐसा लिखेंगे अपने मर्जी से। ठीक है,
दोनों में सेम कार्य करना है। किसमें किसमें? विभेदक ज्ञात कीजिए। देखो, विभेदक ज्ञात करना, याद रखना इस चीज़ को, विभेदक ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति, इन दोनों में ना केवल इस फार्मूले का यूज़ होगा। और एक और क्वेश्चन है, लास्ट तीसरा बनाएंगे उसको, उसमें के की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी इसी सूत्र से हल होगा। ठीक है, तो देखते जाना कैसे कैसे होंगे। तो शुरू करते हैं, और ये हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं क्योंकि इसके बाद ये होगा। मैंने पहले क्या निकालना सिखाया था? श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना सिखाया था। अब क्या है, क्योंकि अब उसका ही थोड़ा सा भाग को करनी के अंदर वाले चीज़ों को देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे। यहाँ भी वही कार्य करेंगे, यहाँ भी वही कार्य करेंगे, लेकिन इसमें लास्ट में लिखेंगे डी का अगर वैल्यू धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो आते हैं तो हल में वही कार्य करेंगे। क्या? मानक समीकरण से। देखो, इसमें ना मैं 3 क्वेश्चन तीसरे नंबर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पहला दूसरा होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा सरल है, तीसरा चौथा और पांचवा मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ये हमारे पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, और इसमें हमें केवल विभेदक ज्ञात करनी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखते रहना क्या है, इसमें सूत्र में ही फुट कर देनी है और हल कर देनी है हमें। तो तुलना करने पर तो a के वैल्यू दिया है करनी 3, b बराबर दिया है प्लस में है तो 2 करनी 2, और सही है ना ये? हाँ, और c बराबर दिया है -2 करनी 3। ठीक, विभेदक मतलब अंतर करना। किसमें? जो x निकलेंगे, x मूल, उसको मूल कहा जाता है। ठीक है, x निकलेंगे, उसकी प्रकृति कैसी है? समान है या वास्तविक है, असमान है या वास्तविक है, ऐसे। लेकिन हम इसमें केवल विभेदक ज्ञात कीजिए कहा गया, तो केवल विभेदक ही ज्ञात करेंगे। और विभेदक को d से प्रेजेंट करेंगे, बराबर में विभेदक का सूत्र b² - 4ac। ठीक है ना, ये श्रीधराचार्य सूत्र से अलग किया गया है। ठीक है, सेम टू सेम है। और d बराबर लिखेंगे, इसमें क्या है ना, में मान रखने पर b का ये देखो 2 करनी 2 पूरे का ये वर्ग। ठीक है, ये माइनस ये 4 गुणा में कितना a बराबर करनी 3 गुणा दिया है, c बराबर दिया है -2 करनी 3। इसको पिछले ही वीडियो में इसको हल कराए थे इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे ये 8 था 2 के स्थान पे। d बराबर लिखा 2 का वर्ग 4, और ये क्या है 2, ये का करनी और 2 का घात में आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो गुणा में आएंगे 2, चूंकि यहाँ पे 2 और करनी 2 के बीच में गुणा, इसलिए गुणा 2। ठीक है, ये बताते आ रहा हूँ। ठीक है, इसको ये समझो, करनी 2 है पूरे का वर्ग और 2 लिखे, 1/2 होता है। करनी का मतलब 1/2 गुणा में 2, ये घातों में हो रहा है। 2 ऊपर अंश के साथ गुणा करेगा 2/2, और ये 2 का 1 घात यानी 2। ठीक है, समझे इसको? पिछले वीडियो में भी अच्छे से कराएं इसके। अब इसको भी मैं पिछले वीडियो में कराया। देखो, यहाँ पे गुणा है तो ये नहीं समझना कि सेम टू सेम इसी फॉर्म में 4 करनी 3 है, यहाँ पे 2 करनी 3 है। ठीक है, इसमें ना क्या होगा, एक ऋण है ये भी ऋण है, तो हम ऐसे कर देंगे, क्या धन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में गुणा है, ये वाला गुणा नहीं, ये दोनों के बीच की गुणा है।
और ये क्या है, दोनों एक संख्या मानो और इसको एक संख्या मानो, और ये ऋण आपस में गुणा करके धन बना लिए। अब संख्यक साथ गुणा, तो 4 दूनी 8, ठीक। गुणा होता है इनके बीच में तो गुणा कर दिए। अब करनी का गुणा, ठीक है। इसको अच्छे से पिछले वाले वीडियो में बताया मैंने। तो ये 3 आएगा। क्यों आएगा? करनी 3 और करनी 3 अगर समान आधार है तो उसी संख्या को देती है गुणा करने के बाद। क्यों? क्योंकि करनी खत्म हो जाएंगे। अब देखो डी बराबर क्या आते हैं, 4 दूनी 8 प्लस 8 तिया 24, ठीक। और ये डी बराबर कितना आया, 32 आया। देखो यही हमारा आंसर है। ये क्या है? डी विभेदक है। देखो यहाँ पे ना क्या है, धनात्मक आया है। धनात्मक में हम बोल सकते हैं कि दिए गए इस द्विघात समीकरण का क्या है, यहीं पे मैं लिख सकता हूँ कि मूल वास्तविक है, वास्तविक रहेगा, धनात्मक है। तो कहाँ गया मेरा वो, देखो डी बराबर क्या है, 32, धनात्मक है ना। तो देखो धनात्मक संख्या क्या, दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्यों असमान होंगे? क्योंकि प्लस माइनस लेंगे इसमें, केवल डी बराबर 0 होंगे तब समान होंगे, बाकी असमान समझो, ठीक है। इसको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ समान क्यों है करके, ठीक है। हम आगे और हल करते हैं। हमारा क्या कहते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 4x और प्लस a बराबर 0। इसमें क्या ना, ये वाली चीज़ें हैं ना, इसमें नेक्स्ट में और ज़्यादा है, तो मैं हल कर रहा हूँ। ये आपके लिए एकदम क्या है ना, पैरे में आग लगाने जैसी है ये। यहाँ पे आप ना गणित सीखोगे। समीकरण का ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। b बराबर क्या दिया, -4 दिया है, इतना तो आप समझते हैं। और c बराबर दिया है, देखो यहाँ पे a दिया है, ठीक है। ये नहीं समझना कि ये तो चर राशि है, नहीं, केवल ये दोनों चर राशि है, ये संख्या है, समझो। अब इसी को क्या है ना, विभेदक है, ये द था, ठीक है। d बराबर b² माइनस, इसको करते हुए आ रहे हैं -4ac, पूरे का बटा उटा नहीं लेना है, में मान रखने पर, ठीक है। इसमें मान रखेंगे, नेक्स्ट यहीं पे भी रख सकते हैं। देखो d बराबर b का -4 है ना, तो -4 लिखेंगे और पूरे का वर्ग दिया है, ये -4 गुणा में करते हैं, a बराबर दिया है 1 गुणा c बराबर दिया, देखो a ऐसा नहीं कि ये चर राशि है। और नेक्स्ट प्रश्न में ना पूरे चर राशि ही रहेंगे, इसलिए इनको करा रहा हूँ। इनको मैं होमवर्क दे देता आपको। ये देखो d बराबर क्या आएंगे, देखो ये माइनस है आधार, फिर भी इसका 4 चौक 16 धनात्मक वर्ग आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि समघात है, ठीक है, बताते आ रहा हूँ। -4 और -4 को गुणा करेंगे तो जानते ना, ये दोनों संख्या अगर क्या है, ऋणात्मक है और गुणा होता है तो धनात्मक गुणनफल आता है, ठीक है। -4 a हो गया, ठीक है। a के a एकम 1 और a ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे a ही है, समझो। ऐसे करते हैं इसको, 4 गुणा में a करते हैं, d बराबर 16 माइनस 4a। अब देखो ये पूर्ण संख्या है, इसमें चर राशि भी जुड़ी है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में घटाना जोड़ना नहीं होगा, क्योंकि ये a का 1 घात है यहाँ पे, और यहाँ पे a नहीं दिया है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। और एक बार मिला लेता हूँ भाई मैं।
हाँ ठीक है, यही आया है। ठीक, अब मैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में जाता हूँ इसी प्रश्न का, एक का। पहला दूसरा आपको क्या है, देखो पांचवा क्या है ना, एक्स स्क्वायर है प्लस पी एक्स है। घबराना नहीं है, ये हम जब जानते हैं क्या है समीकरण क्या है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ना क्यों एक्स दे दिया है, अब कैसे करेंगे। देखो भाई यहाँ पे ना ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये पूरा सी नहीं है, अब सी में केवल क्यों बस दिया है। ठीक है, तो और ये हमारा चर राशि एक ही चर का है। देखो घटते क्रम में है ना, ये एक्स को सी बराबर नहीं लेंगे। ठीक है, इस क्यों को लेंगे, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को हल करा रहा हूँ मैं। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली एक, प्रश्न क्रमांक 1 का, विभेदक ज्ञात करने का। विभेदक ज्ञात करने से इसमें कुछ है ही नहीं। देखो फटाक से दो पेज में 3 क्वेश्चन हल हो गए। ये देखो इसमें समीकरण का क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए बराबर यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, और बी बराबर क्या आएगा, यहाँ पे पी आएगा। देखो प्लस में है, ठीक है, ये भी प्लस में है, क्वेश्चन में प्लस में, हाँ सभी प्लस में है। और सी बराबर आएगा, देखो ये पूरा क्यों एक्स नहीं लेना, एक्स है ये, केवल क्यों बस को लेंगे। ठीक है, तो मैं क्यों बस को लेके हल कर रहा हूँ। और ठीक है, क्योंकि ये हम एक चर का क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, और ये चर राशि है। ठीक है, ये एक्स चर है। अगर ये एक्स के स्थान पे दूसरा चर होता है, जैसे ए बी सी डी जो भी होते, तो हम उसे ले लेते, लेकिन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स का घटते क्रम में घात है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, विभेदक डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, में फार्मूलों को याद रखना, ये शायद पहला फार्मूला है, शायद अभी तक पढ़े तक इतने में, आगे और मिलेंगे बहुत सारे फार्मूले हैं, और ऐसे नहीं फार्मूले का यूज़ नहीं करते हैं, किए कर चुके होंगे पहले, मुझे याद नहीं, क्योंकि इस लेसन में तो किए नहीं है श्रीधराचार्य सूत्र के अलावा, और उसमें भी तो नहीं किए थे, 2 चर का समीकरण वाले में, रैखिक समीकरण में लेसन 2 में, और उसमें तो बहुपद में, उसमें भी नहीं किए थे जी। सामान्य सूत्र था मूलों की प्रकृति वाली। देखो b क्या दिया है, p। ठीक है, ये p, ये वर्ग। ठीक, चूंकि ये प्लस है तो प्लस में, ये माइनस माइनस 4 4, a बराबर दिया 1, ये 1 गुणा में रह गया। ठीक है, c बराबर दिया q, गुणा में q। अब आपको कुछ लग रहा है आपस में गुणा भाग होगा, ये तो p का वर्ग हम तो जानते ही नहीं भैया, कोई भी संख्या हो सकता है। ये माइनस 4, 4 एकम 4, गुणा में गुणा ये क्यों। ये देखो d बराबर क्या आया, पी स्क्वायर 4 माइनस 4 क्यों। इसको आगे हल नहीं कर सकते, ये p है ये क्यों है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, और ये दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 1। देखो ये इसको ना पिछले लास्ट वीडियो में शायद इसी को मैंने आपको क्या करने के लिए दिया था, होमवर्क दिया था, उदाहरण में भी है प्रश्नावली में भी है। एक बार चेक कर लेता हूँ यही था कि नहीं, कहाँ गया, नहीं ये नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था,
लास्ट पिछले वीडियो में दिए थे, देखो x माइनस 2 x माइनस 1 2 x माइनस, लेकिन ये -2 इधर 0 है तो यही नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे द्विघात समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना। इतना तो आप जानते हो कि द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है। ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसको, हम दूसरे प्रश्न में जाते हैं। अब दूसरे प्रश्न में क्या होगा ना, d बराबर सेम टू सेम यही कार्य करेंगे, लेकिन जब लास्ट में लिख लेंगे तो d बराबर क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या 0 है, यह देखेंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा प्रश्न ये, और इसको भी मैं 3 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछ दिया है, तो इसमें पहले तो हम विभेदक ही ज्ञात करेंगे, तभी तो पता चलेगा d का मतलब 0 है कि धन है या ऋण है, d बराबर, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति में घबराना नहीं, लिख कर रखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। देखो मैंने इससे पहले से बता दिया था ना कि ये विभेदक ज्ञात करेंगे किसे, इसको निकाल के यहाँ पे बताया था। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो विभेदक से ही ज्ञात करने करके इसे लिख दिया था शुरू से। अगर आप इसे लिख चुके हो तो इतने में आपको समझने की क्या कहें कि इतने ही आपको मार्गदर्शन कर सकता है कि विभेदक से ही हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। पहले d बराबर क्या है निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे उसकी प्रकृति। अब इसमें हम ये लिखेंगे जो आपको बताया था ना, कहाँ पे कर दिया मैं, अब इसमें हम लिखेंगे ये तीनों कंडीशन को, d बराबर 0 आएगा, d बराबर धनात्मक संख्या आएगा और d बराबर ऋणात्मक संख्या आएंगे, तो हम इन तीनों संख्या को अतः हल में आंसर में लिखते ना कि अतः ये फलाना है तो फलाना आया है करके, वैसे अब इसको लिखना है हमें देख के। पहले तो हम d के मान निकालेंगे, d यानी विभेदक का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही हल करेंगे। क्या, समीकरण का, तीसरे प्रश्न से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख लेना जी, मैं 0 नहीं लिखता था शायद, और लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यही तो मानक रूप है, क्योंकि यही 0 है ना इधर, इसलिए से तुलना करने पर, तुलना करते हैं, a बराबर सब जानते हैं कितना दिख रहा है यहाँ पे 3, b बराबर कितना दिख रहा है सब जानते हैं यहाँ पे -2, करनी में 6। ये थोड़ा कठिन टाइप का है, ये तीसरा चौथा पांचवा इस क्वेश्चन 2 में भी, इसलिए इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रश्न फर्स्ट खत्म हो गए, ठीक है। और मैं इसमें का आपको क्या है, विभेदक ज्ञात करने के 3 और क्वेश्चन दिए इसमें, इसको आप लिख लेंगे क्या, 3 क्वेश्चन और दिया है एग्जाम्पल में, उसको भी लिखना जरूरी है, ठीक है। उसको भी बड़ा छोटा सा है और ये बड़ा अच्छा भी है, ये एग्जाम्पल में है ना, इसको भी लिख लो, एग्जाम्पल में से है, ताकि सभी को लिखा हूँ, सभी को पढ़ाना भी जरूरी है। x² है और -4x प्लस 1 बराबर 0, ये पहला है, और दूसरा 2x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0, और तीसरा है 3x² माइनस 2 करनी 8x प्लस 2 बराबर 0। एक एग्जाम्पल में से है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बस दिए बुक में, इसको भी हल कर लेना, ठीक है, घबराना नहीं माइनस क्यों करके। हम इसमें क्या कर रहे हैं, विभेदक ज्ञात करना है, इन 5 प्रश्नों को हल कर लेना, बिना देखे हल करना, ताकि गणित आपको समझ में आए, ठीक। अब ये देखो, इसमें c बराबर नहीं लिए हैं, c बराबर 2 दिया है ये। अब
विभेदक वही कार्य करना है, विभेदक डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी में मान रखने पर डी बराबर लिखे बी का, देखो यहाँ पे इसमें ज़्यादा गणित नहीं है, 2 6 पूरे का वर्ग, ये माइनस है, माइनस 4 है तो 4, ए बराबर दिया है 3 गुणा में 3 और सी बराबर दिया है 2 गुणा में 2। ठीक है, अब डी बराबर जो भी आए, शून्य आए, धनात्मक संख्या आए या ऋणात्मक संख्या आए, आप जो शुरू में मैंने उदाहरण दिखाकर बताया था ना कि करनी के अंदर में अगर 144 है तो उसमें प्लस माइनस लेना पड़ेगा, धनात्मक आएगा 12 तो, और ऋणात्मक तो आया ही नहीं अभी तक किसी भी प्रश्न में, लेकिन इसमें तो आ सकता है ना। और अगर डी बराबर 0 हो गया, करनी के अंदर 0 हुआ था ना एक बार, लास्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4 का 10वां प्रश्न क्या है, 0 आया था करनी के अंदर, मतलब उसमें क्या है, डी बराबर 0 आए समझो। ठीक है, यहाँ पे -2 का वर्ग कितना होगा 4, ठीक है, गुणा है, करनी और ये करनी और वर्ग आपस में कट गए, ठीक है, तो आएंगे 6, ये 2 तिया 6, और यहाँ देखो सेम टू सेम जो प्रश्न क्रमांक 4 थी वही बन रहा है, 6 चौक 24, 6 चौक 24 गुणा में ये 4, ये ऋण रहेगा, ठीक है, 3 दूनी 6 ये इधर, इसका मतलब ये है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, 4 छक्के 24 और ये माइनस 4 छक्के 24, अरे उल्टा कर डाला, ठीक है ना, ये 24 है, तो डी बराबर कितना आया, देखो ये 4 छक्के 24 धनात्मक आ गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों धनात्मक है। अब यहाँ एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, 4 छक्के 24, लेकिन ऋणात्मक है क्योंकि एक ऋणात्मक एक धनात्मक है। अब देखो घटाएंगे तो 0, ठीक। अब हमें लिखना है यहाँ पे, अतः डी बराबर क्या है, डी, अतः डी बराबर 0 है। डी बराबर 0 की कंडीशन में क्या था, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल क्या है, x, और प्रश्न क्रमांक आप देखना, अतः डी बराबर 0 है तो दोनों मूल कौन कौन से, x 2 निकलते थे ना प्लस माइनस लेने पर, दोनों मूल x क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, और समान होंगे। ये देखो मैंने गलत नहीं लिखा है, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी बराबर 0 आएंगे तो डी बराबर 0, ठीक है, वही कार्य करना है इसमें, बस इतना ही लिखना है इसमें। सेम कार्य कर रहे हैं ना, विभेदक निकाल रहे हैं, 0 प्लस माइनस देखनी संख्या को। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं जी, कौन सा क्वेश्चन है ये, तीसरा था ना, तो ये चौथा होगा, x² माइनस प्लस है 2 करनी में 5x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। इसको भी हम क्या करेंगे, विभेदक निकालेंगे, तो पहले तुलना करेंगे समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं, ठीक है, और a बराबर दिया यहाँ 1, b बराबर दिया यहाँ पे 2 करनी 5, ये 2 है, ठीक है, c बराबर दिया है -1। अब विभेदक ही ज्ञात करेंगे, विभेदक मतलब अंतर, किसमें अंतर, मूलों में अंतर।
मूल समान है या असमान है, वास्तविक है या काल्पनिक है, यह पता चल रहा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। मूलों की प्रकृति, एक्स की प्रकृति कैसे होगी, विभेदक से ज्ञात करेंगे। और इसमें लास्ट प्रश्न हल जो करेंगे वो है एक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो वो भी हम ज्ञात करेंगे इसी फार्मूले से, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ठीक है, उसको वहीं पे करेंगे। ये सी है ना, से या में मान रखने पर, इसको दूसरे पेज में रखता हूँ। ठीक है, डी बराबर लिखेंगे, बी का स्क्वायर दिया है, देखो घबराना नहीं है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब हल करना जानते हो तो घबराना नहीं। ये स्क्वायर माइनस माइनस और ये 4, ए बराबर दिया 1, सी बराबर दिया -1। ठीक, घबराना नहीं है। अगर हल करना जानते हो तो हर चीज़ संभव है। गणित में हल करना ही बस आनी चाहिए, अलग अलग कंडीशन को। इसके लिए आप ना प्लेलिस्ट में चले जाओ, 2 का वर्ग 4, ये करनी और ये 2 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये 5 का 5 रहेगा। देखो ये 4 एकम 4 होगा, तो ये एक संख्या ऋण है, तो इसलिए 4 एकम 4 गुणा में ये ऋण 1 रख लिया। 4 एकम 4 होगा, लेकिन ये क्या प्लस हो जाएंगे। ठीक है, डी बराबर होगा 4 पंचे ये 20, माइनस और माइनस गुणा करके प्लस बना लिए। देखो प्लस गुणा है ना, 4 एकम 4। अब डी बराबर आया 24। देखो अब डी बराबर क्या आया हमारा, चौथे प्रश्न का धनात्मक संख्या आया। देखो डी बराबर, यहाँ पे देखो, अब थोड़ा इसको ले, दूसरा है, देखो डी बराबर धनात्मक संख्या। ठीक है, दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसको दिखाया था मैं, असमान होंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये मूलों की प्रकृति क्या है, धनात्मक है। वर्ग क्या है इसका, वर्ग मूल लेंगे तो 13 आएगा ना, तो धनात्मक है ये 13, तो 13 आएगा तो प्लस माइनस लेंगे, तो प्लस माइनस जहाँ हम लेंगे तो मूलों की प्रकृति बदल जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस लेंगे तो एक जगह क्या है, जुड़ रहा है, एक जगह घट रहा है, तो अंतर हो जाएंगे ना भाई। ठीक है, तो यही समझना। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में रखा हूँ, अभी पेज को अंदर नहीं किया था। ठीक है, इसको दिखाने के लिए रखा हूँ यहाँ पे। ये क्या हमारा विभेदक निकल आया। अब हम अतः करके लिखेंगे। अतः इसका मतलब ये भी होता है कि देखो, इसको यहीं पे एक और सिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे एक और सीखना। अगर d बराबर 0 है, यानी क्या है, इसको हम एक साइन और यूज करेंगे। d बराबर 0 है तो यहाँ पे d क्या है, यहाँ पे क्या है, d बराबर 0 है। देखो ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। d बराबर 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना d बराबर 0 लिखता हूँ मैं दोनों में। देखो यहाँ पे इसके लिए, ठीक है, एक कंडीशन लिखने के लिए मैं यहाँ पे ना धनात्मक हिंदी में लिखा हूँ ना, लेकिन हम गणित में ऐसे लिखेंगे d और ये 0। ठीक है, यहाँ पर भी मैं d और 0 लिखता हूँ, लेकिन ये 0 क्या है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। लेकिन ये देखो यहाँ पे d बराबर कितना है, 24, और यहाँ d बराबर 0 है, यानी ये क्या है, ये d शून्य से बड़ा है, क्या है, 24, धनात्मक। तो धनात्मक बड़ा है, इसलिए ना हम ये करते हैं, शून्य से क्या है, धनात्मक संख्या क्या है, शून्य से बड़ा होता है, यानी यहाँ पे d बड़ी है शून्य से। देखो d बड़ी है ना, 24 दिया, d बराबर 24 दिया यहाँ पे। ठीक है, तो धनात्मक संख्या में d से बड़ी आएगी। ठीक है, मतलब शून्य से बड़ी आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ऋणात्मक संख्या नहीं, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, शून्य से छोटी होती है, तो d छोटी है शून्य से। यहाँ पे d
यहाँ पे डी बड़ी है शून्य से, चूंकि क्यों है, धनात्मक है। डी बराबर यहाँ पे 24 है। ये नहीं समझना कि डी से बड़ा 24 है, यहाँ पे नहीं, ये डी बराबर 24 है, ठीक है। लेकिन शून्य से क्या है, बड़ा है 24। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये धनात्मक है। शून्य से बड़ा धनात्मक संख्या होती है और शून्य से छोटा ऋणात्मक संख्या होती है। चूंकि इसकी डी बराबर क्या है, ऋणात्मक संख्या आएगी, तो डी छोटी कहलाएगी शून्य से, ठीक है, शून्य से छोटी होगी डी। यही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको लास्ट में लिखवाने का यही मेरा उद्देश्य था, ठीक है। इसको लिखवाऊंगा करके, यानी हमारा 3 कंडीशन यूज होगा। डी बराबर 0, डी से बड़ा शून्य, डी से छोटा शून्य। शून्य छोटा क्यों है डी से, क्योंकि डी क्या है, डी का वैल्यू आएगा ऋणात्मक, तो शून्य से छोटी होगी। डी की वैल्यू आएगी धनात्मक, जैसे यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, धनात्मक, तो शून्य से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि जितनी भी संख्या धनात्मक है शून्य से बड़ी है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है शून्य से छोटी है। शून्य केवल बीच का है, न वो ऋण है न धन होता है शून्य। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लिखेंगे, अतः डी से बड़ी है शून्य। देखो शून्य से बड़ी है ना धनात्मक संख्या, समझने की कोशिश करना, मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पे। डी बराबर तो 24 है, इसको ये इस तरह से समझो, ये डी बराबर क्या है, 24 है। हमने डी का स्थान पे, देखो अब इस फार्मूले को मैं लिखता हूँ, डी के स्थान पे मैं रख दिया यहाँ पे 24। 24 बड़ी है शून्य से। क्यों बड़ी है, क्योंकि ये धनात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न में मैं ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। क्यों धनात्मक है, धनात्मक बड़ी है शून्य से, जितनी भी धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डी का मान रखा 24, धनात्मक है ना, धनात्मक संख्या बड़ी होती है शून्य से, ठीक है। तो यहाँ पे डी बराबर 24 है, यहाँ पे डी बड़ी है शून्य से। तो इसमें हम क्या करेंगे, अतः डी से बड़ी है शून्य, ठीक है, ये लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि बुक के एग्जाम्पल में ऐसे ही हल करके दिया है तब मूलों की प्रकृति लिखा था कि नहीं, उसमें मूलों की प्रकृति वास्तविक तो होगी, वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ। अगर धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, केवल 0 के समय समान होंगे, ठीक है, और धनात्मक के समय वास्तविक होंगे। ऋणात्मक है तो आपको सोचना होगा, असमान तो रहेगा लेकिन काल्पनिक रहेगा, ठीक है। काल्पनिक क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आएगा, किसका, वर्गमूल का। अब हमारा जो लास्ट प्रश्न है, ये 5 बटा और ये 3 है, ठीक है, 3/5 है, और x स्क्वायर ये 3/5 है, ठीक है। x स्क्वायर दिया है -2/3 x + 1। ये ऐसे कुछ कठिन था दिखने में, इसलिए इसको हल करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो मूल है क्या है, इसका आंसर आया था, ठीक है। इसको देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। a बराबर दिया है 3/5, ठीक है। b बराबर दिया है -2/3। घबराना नहीं है, हमें गणित आता है, सबको निपटा देंगे। c बराबर दिया है +1। विभेदक
डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर, ठीक। अब डी बराबर लेते हैं, बी का देखो ये माइनस है ना, तो हमें घबराना नहीं, माइनस वर्ग होके प्लस हो जाएगा, 2 3 माइनस वर्ग है, वर्ग हट जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये समघात है, ये माइनस और ये 4, ए बराबर दिया 3/5 गुणा में 3/5। घबराना नहीं है, हमें सब गणित आता है। अगर आप उस प्लेलिस्ट में देख के आए होंगे, जो है कौन सा था वो, मैथ हल करना सीखो प्लेलिस्ट में जाओ मेरे, गुणा में सी बराबर दिया 1, बड़ा आसान है, इसमें कोई घबराना नहीं है। यहाँ पे डी बराबर आएगा, देखो ऋण है ना, दोनों ये पूरे का ऋण है, ठीक है, -2 -3 है, तो 2 का वर्ग होगा 4 और 3 का वर्ग होगा 9। प्लस क्यों है? क्योंकि इन दोनों को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस बना लेते हैं, ठीक है, समझाते आ रहा हूँ मैं। अब ये देखो, इसको माइनस को भी देखो, इसको माइनस को रहने दो भी, ऊपर गुणा होता है, ठीक है, एक भिन्न संख्या और एक पूर्णांक संख्या आपस में गुणा क्या हो, आपस में गुणा में हो तो पूर्णांक संख्या एक भिन्न संख्या, तो 4 तिया 12, ये बटा 5, और ये ऋण का ऋण, क्योंकि ये धन है और ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक गुणनफल गुणा में 1। अब आगे इस चीज़ का गुणा होगा, केवल ऊपर के साथ होगा, तो 12 कम 12 वही चलेगा, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। देखो 4/9 और ये माइनस होगा, क्योंकि ये धन है, ये माइनस है, तो ऋणात्मक गुणनफल आएंगे, 12 कम 12 ही होगा, बटा ये 5। अब इसको हल करके देखेंगे, और इसका क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे, क्योंकि दोनों भिन्न संख्या आपस में घटा रहे हैं, तो एक लघुत्तम समापवर्त निकालता हूँ, 9 और 5 का। देखो ये तो केवल 5 से जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 और 3, ये 5 को रहने दो। अब ये 3 से ही जाएगा सिर्फ 1, ये 5 को रहने दो, और ये 5 से 1, तो क्या आया, 3 गुणा में 3, ये लघुत्तम समापवर्त निकाल रहा हूँ, ठीक है, बराबर 5 तिया 15 और 15 तिया 45, ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। यहाँ पे हम वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं, तो ये जानते ना हल करना, भिन्नों को कैसे हल करते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकाल ले अगर असमान हर है तो। अब इसका लघुत्तम समापवर्त का अंशों के साथ गुणा, तो 4 गुणा में 45 और इसका बटा 9 माइनस 12 गुणा में 45 पूरे का बटा ये 5। अब नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ इसको, और डी बराबर आएगा, देखो 9 पंचे 45 में कट जाएगा, 9 गुणा में 9 पंचे 45 माइनस का माइनस 12 को लिख लेते हैं, जो जिसको नाम ना क्या किए हैं, लघुत्तम समापवर्त निकाले वही करता है, ठीक है। इस स्थिति में तो 5 निया सेम टू सेम वैसे ही छोटा है, पूरे का बटा 45, ठीक है ना। इनका इनका हुआ, इनका इनका कट गया आपस में, पूरा नहीं कटे, लेकिन डी बराबर 4 पंचे 20 माइनस 12 निया 108 पूरे के बटा 45। देखो इसमें क्या ना, ये बड़ी संख्या है, देखो अब ये, इसका मतलब इसका जो विभेदक है 108 में क्या है, 8 का 0 में 8 और 2 का 2 ना जी, ये 2 रहेगी इधर, जुड़ो के जुड़ो, और 10 में आएगा तो ये 8 हो जाएगा, 88, ठीक। चूँकि ये क्या है,
ऋणात्मक है तो ये देखो ऋणात्मक आया हमारा d बराबर, ये आगे और हल हो सकता है। ये तो 45 क्या है 5 से जाएगा और 9 पंचे 45 9 से जाएगा, और ये 2 से जाएगा 3 से शायद ही जाएगा। ठीक है, हम इतने को ही मान सकते हैं। ठीक है, तो किससे जाएगा और ठीक है, हम इससे ही मान सकते हैं। ठीक है, d बराबर कितना है ऋणात्मक आया। ऋणात्मक संख्या क्या होती है 0 से, अतः करके लिखेंगे। अतः ऋणात्मक संख्या क्या होती है 0 से छोटी होती है, इसलिए d छोटी है। यहाँ पे क्या d का मान 0 से कम आया है, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक है, इसलिए लिखा हूँ मैं ये d छोटी है। ये इसको हम जब हल करेंगे ना, कितना भी हल करो, कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर ऋणात्मक है तो 0 से छोटी है, तो अतः d छोटी है 0 से। ठीक है, इसको है तब मूलों की प्रकृति, मूलों मतलब x मूलों की प्रकृति क्या होगी, चूंकि ऋणात्मक है और ये अंदर में करणी होता है। ठीक है ना, करणी होगा इसका, तो वर्गमूल लेंगे तो काल्पनिक टाइप का आता है, इसलिए कहते इसमें ऋणात्मक है तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक और असमान होगा। ठीक है, असमान होगा। इसको हम हल तो कर लेंगे प्लस और माइनस लेकर, तो असमान आ गया, लेकिन क्या है ना x की वैल्यू काल्पनिक होगी, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा कौन से प्रश्न से शुरू किए थे इसको, इस प्रश्न का हल है। ठीक है, हम क्या करते थे, ये करणी के अंदर वाली भाग है ना किसका, श्रीधराचार्य सूत्र का, तो हम अंदर वाली लिए हैं। अगर श्रीधराचार्य सूत्र में होते तो एक करणी को हटाते और वर्गमूल लेते, तो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ना ऋणात्मक ही आएंगे शायद। ठीक है ना, जो काल्पनिक टाइप का होते, इसलिए कहा गया है अगर d की वैल्यू यानी विभेदक ऋणात्मक हो तो उसकी काल्पनिक होती है, मान वास्तविक नहीं। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, जो प्रश्न क्रमांक 4 थे, प्रश्नावली 4 की, उसमें हमने कभी भी ऋणात्मक नहीं देखे करणी के अंदर। कौन से करणी के अंदर, जब हम हल करते थे इस करणी के अंदर हमने कभी भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं लाए। इसका मतलब हम जितने भी आंसर किए थे सभी का क्या है, वास्तविक मूल निकालें। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन हल कर दिए। किसका, प्रश्न क्रमांक 2 का, ये प्रश्न क्रमांक 2 का 3 से शुरू किए थे हम, और 3 4 5 को हल कर दिए थे। 5 ही क्वेश्चन थे इसमें, और पहला और दूसरा लिखता हूँ मैं। पहला है x² और -4x + 4 बराबर 0, और दूसरा है 2x² + 2x + 2 बराबर 0। ठीक, ये आपका प्रश्नावली में दिया है। एग्जाम्पल में भी अच्छा दिया है, उसको भी लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में इसका क्या दिया है, एग्जाम्पल में इसका 3 ही दिया है। ठीक है, इसका भी तो पहला ये है, पहला तो सेम टू सेम यही है जी ये। ठीक है, एग्जाम्पल में जो दिया है सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया है पहला, तो मैं पहला को नहीं करता हूँ। इसका ना देखो बुक में एग्जाम्पल में दिया है 0 आएगा इसका। ठीक है, x² - 4x + 4 बराबर 0, ये इसका 0 ही आएगा। ठीक है, इसका क्या 0 आएगा, d बराबर 0 आएगा, यानी इसका जो मान है वो मूल है, उसकी प्रकृति क्या होगी 0 है तो वास्तविक और समान, दोनों की समान आएगी। 2x है ना, उसका दोनों का आंसर समान रहेंगे अंक। ठीक, तो पहला तो खत्म हमारा इसमें, और
और मिला के देख लेता हूँ अगर सही हो तो। दूसरा है ये देखो, इसको ही पहला मान लो अब, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, और एक और दिया है यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल समझ लो इसको, 4x स्क्वायर। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल को नहीं लिखना है, एग्जाम्पल और प्रश्नावली दोनों में से प्रश्न आते हैं। ठीक, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ लेसन प्रश्न मूलों की प्रकृति का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 3 बच गए, उसको भी ना हम विभेदक से ही ज्ञात करेंगे के का मान, और प्रश्न वाले 5 को भी कल नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्या है कि उसमें कुछ है ही नहीं दिया है प्रश्नावली 5 में, तो इस तरह से कल लास्ट हो जाएगा हमारा ये लेसन एक चर का द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण खत्म, समझो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।